अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज। सियासी जलजले अभी थमे नहीं थे कि कुदरती आफात ने आ घेरा है। तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी होने का खदशा है। जो समंदर है उसमें उसकी जो सतह है वो बुलंद हो सकती है। कडानी और कराची स्पेशली हिट हो सकते हैं। कराची के और एरियाज़ जो हैं वो डायरेक्टली हिट हो सकते हैं। इस पे चीफ मिनिस्टर सिंध ने ज़ाहिर आज एक बड़ी तवील एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बहुत सारी और बातों में ये भी फरमाया कि अब हम हुक्म नहीं दे रहे हैं बल्कि हम अब रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम लोगों को मुंतकिल करेंगे। और ये जो लोगों को मुंतकली का मामला है ये भी ज़ाहिर है कि ज़ेर गौर भी है और जो लोग मुंतकिल होकर ख़ुद आ रहे हैं उनको अभी तक कोई रिसोर्स नहीं प्रोवाइड की जा रही। मुराद अली शाह साहब ने क्या कहा है कि क्या कीजिए अगर बारिशों का सिलसिला जो बुध की शाम से मुतवक्के है अगर वो हो तो। और खड्डा कहाँ पे, यानी कि खड्डे तो मौजूद हैं इस मुल्क में, और कुछ हो ना हो खड्डे ज़रूर हैं। और इस असना में हमने देखा कि बजट एक पास हुआ, एक अदद बजट है जो अवाम दोस्त होना था और अवाम दोस्त है भी, लेकिन इतना इम्प्रैक्टिकल है कि इसकी जो शराइत है वो पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। बाकी ये अभाम शायद अब ख़त्म हो जाना चाहिए कि इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि हुकूमत तो अपनी असेंबली शायद डिज़ोल्व कर देगी इस बजट के बाद, तो यही लगता है। लेकिन साथ साथ राजा रियाज साहब ने कल शोशा छोड़ दिया है कि 6 माह की एक्सटेंशन जो होती है इलेक्शंस में वो की जा सकती है, पार्लियामेंट इसको कर सकता है। पार्लियामेंट में अक्सरियत मौजूद नहीं है, बहुत सारे PTI के मेंबर्स अभी माइनस हैं, तो पूरी जो उसकी होती है एक क्वांटिटी वो नहीं है मेंबर्स की, इसलिए ये जो है ये नहीं बन सकता लॉ और ये नहीं होगा। लेकिन साथ साथ बुशरा बीबी के आज नायब ने उनको तलब कर लिया है कल सुबह तफ्तीशी मामलात के लिए। साथ साथ हम देख रहे हैं कि कराची में एक मेयर का जो मसला है वो ज़ेर गौर है। हाफिज़ नईम उर रहमान साहब फरमाते हैं कि वो बनेंगे मेयर जो जमात इस्लामी के हैं रिप्रेजेंटेटिव। साथ साथ जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं वो कहते हैं कि वो जीतेंगे। पीपल्स पार्टी के पास अब नज़र आ रहा है कि नंबर्स हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि जो 63 PTI के अरकान हैं सिंध असेंबली में, उनमें से 30 ने आज एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया है और उन्होंने कहा कि वो गायब रहेंगे और वो नहीं आएंगे इलेक्शन में वोट डालने। अब ये वोट ना डालने वाला मामला 63A की तशरीह कर रहे हैं हाफिज़ नईम उर रहमान साहब, और बिल्कुल ही इमरान खान साहब की रविश पर चलते हुए उनकी जो बात करने का स्टाइल है वो भी बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब से इंस्पायर्ड लगता है। और ये जो पूरी कार्रवाई है कि हर चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ले जाओ, ये भी वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि जमात इस्लामी अब नई PTI की सोच रख रही है। लेकिन अगर तो उनके खिलाफ ये मुहिम जारी कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो क्यों और वाकई क्या मैंडेट छीना जा रहा है, इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शर्जील नाम मेमन साहब। बहुत शुक्रिया आपका मेमन साहब, आपने वक्त निकाला। ये फरमा दीजिएगा कि आपको 184 चाहिए, 184 वोट चाहिए अपना मेयर बनवाने के लिए। अब 367 काउंसिल्स भी हैं। अब जमात इस्लामी के पास 130 हैं। तो अगर ये 30 मेंबर आपको वोट देते हैं उस सूरत में भी D सीट होते हैं, आपको वोट नहीं देते हैं और एब्सेंट रहते हैं तो भी D सीट होते हैं। आपका नंबर जो है बाकी एक जो TLP की सीट है, जो 4 JUIFA की सीटें हैं, कोई 16 आई थिंक नून लीग की हैं, तो ये अगर आप सिर्फ इनको ही हासिल कर लें तो आपका पास वो नंबर बन जाता है कंफर्टेबली 184 का। बिस्मिल्लाह मैम, शुक्रिया सना साहिबा। जहाँ तक बात है कि जी इस वक्त मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है अददी से भी, और जो बाकी कोलिशन पार्टनर्स हैं, जमात इस्लामी है, JUIF है या बाकी लोग हैं जो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ तक जमात इस्लामी की बात थी, जमात इस्लामी के पास एक जमात इस्लामी की नंबर थे जो सेकंड नंबर पे थी, तीसरा PTI के मेंबर ने कहा है कि क्योंकि PTI का कोई मेंबर है नहीं, तो वो आपकी एक जो दूसरी बात की थी ना आपने कि D सीट हो जाएंगे, D सीट वो तब होंगे अगर वो PTI का कोई कैंडिडेट खड़ा हो उसको वोट ना दें। अगर PTI का कोई कैंडिडेट ही नहीं है तो उसको वोट डालें तो वो D सीट नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी जमात इस्लामी ने हमारे ऊपर मुकदमे किए हुए हैं, हमारे ऊपर FIRs काटी हुई हैं। हमने अपनी पार्टी कायदत को भी कहा है और जमात इस्लामी कायदत को कहा कि वो FIR हमसे वापस लें तो हम आपके पास आए, लेकिन जमात इस्लामी ने हम पर वो FIRs वापस नहीं लिए, हमसे पर वो मुकदमे वापस नहीं किए, तो जो हम पे मुकदमा करे हम उसको वोट कैसे देंगे। तो उन्होंने कहा कि ना ही हम पीपल्स, आज मैं उनको सुन रहा था Jio TV पे, कि ना ही हम पीपल्स पार्टी को कोई वोट देंगे, ना ही जो है जमात इस्लामी को वोट देंगे, हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। अच्छा, वो किसी को वोट नहीं देते हैं और जमात और अगर PTI का कैंडिडेट वहां पे खड़ा नहीं है तो वो D सीट नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात है कि PTI की पहली भी जो हालत और 9 मई के बाद ना कोई क़यादत है, उनका सूबे का एक सदर पार्टी छोड़ चुके हैं अली ज़ैदी साहब, फिर अली मादिल शेख साहब बने। अली मादिल शेख साहब वो सरफेस पे नहीं है, वो कहाँ हैं, किधर हैं, कहाँ छुपे हुए हैं, कुछ पता नहीं है, और उन पे मुकदमात हैं वो बिल्कुल गायब हुए हैं। तो वो लोग बेयारो मददगार इस वक्त कहाँ पे जाएं? PTI के मेम्बरान जो इस वक्त मुझे तो खुद उन पे काबिल रहम हैं वो,
कि कोई लीडर नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है। डेफिनेटली उनके अपने जो ग्रीवेंस है, तो उन्होंने कहा कि हम वोट नहीं देंगे। अगर आधे लोग भी पीटीआई के ये कह रहे हैं कि हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, तो जमात इस्लामी को इखलाकी तौर पर अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लें। अब कोई और मौजज़ा नहीं होने वाला कि जी जमात इस्लामी को जो है वो कोई कुछ आसमानी कोई कुव्वत आके वो जितवाएगी। जमात इस्लामी दे हैव लॉस्ट द बैटल, दे हैव लॉस्ट द वॉर। इफ दे लॉस्ट द बैटल, तो अभी भी वो बजिद हैं कि जो 63A वाला मामला है, तशरी वाला, वही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो लगा के इलेक्शन कमीशन को भी भेजा है और दरख्वास्त की है कि ये लोग डी सीट होंगे हर हाल में। वहाँ पर जो पंजाब में मामला हुआ था उसमें भी यही हुआ था कि परवेज़ इलाही साहब को वोट दिया था और कहते हैं कि पार्टी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। यहाँ पर भी कह रहे हैं जी हमने तो हफ्तों से, महीनों से कोई पार्टी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। तो ये मामला यहाँ पर भी अडॉप्ट किया जा सकता है, इसको भी कहा जा सकता है कि ठीक है जी ये नहीं आए, अपनी मर्जी से नहीं आए, क्योंकि अभी उन्होंने ये बात कर भी दी है कि हम इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हमने ना जमात इस्लामी को वोट देना है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देना है। तो ये जानबूझ के जो एब्सेंटी हैं इनके ऊपर तो 63A का लागू हो सकता है ना शर्जील मेमन साहब? नहीं लगो साहब, उसके रीजन ये है कि उनको डायरेक्शन देनी है सिंध के सदर ने। सिंध के सदर कोई इस वक्त है ही नहीं जो सामने हो, जो उनसे बातचीत करे, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ अगर वोट दे रहे हैं, तो अगर पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हुआ है किसी को, अगर पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो फिर तो यस, फिर तो वो डिफेक्शन क्लॉज लगता है। लेकिन अगर वो किसी को भी वोट नहीं दे रहे, वो तो उन्होंने खुल के कहा है, पीपल्स पार्टी को भी उन्होंने बुरा भला बोला है। उन्होंने कहा है नाइदर वी विल वोट फॉर पीपल्स पार्टी, नाइदर वी विल वोट फॉर द जमात इस्लामी। दे डोंट वांट टू वोट। उसमें डिफेक्शन क्लॉज कैसे लगेगी जब उनकी पार्टी का कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ है? उनकी लीडरशिप इस वक्त कहाँ पे, किस हाल में है? उनके जो भी सिंध के नहीं, पर हलीम आदिल शेख साहब नहीं, मेमन साहब एक मिनट मैं कह रही हूं कि अगर तो आप कह रहे हैं कि वो रूपोश हैं हलीम आदिल शेख साहब, लेकिन उनका स्टेटमेंट बड़ा जाहिर तौर पर सामने आ गया है कि आपने हर सूरत गैर मशरूत तौर पर जमात इस्लामी के कैंडिडेट को वोट देना है। साथ साथ उनके जो चीमा साहब हैं जो इस वक्त जेर हिरासत हैं, उन्होंने भी ये मैसेज दे दिया है। तो अब ये तो नहीं कह सकते कि पार्टी की डायरेक्शन नहीं आई। अब ये ना मानना चाहे तो अलग बात है। देखिए जी, सामने है ना कितना पुरानी वीडियो है, कहाँ से वीडियो है, किसकी वीडियो को पता नहीं है। और लीडरशिप मीटिंग्स करके देती हैं पैगामात, वीडियो रिकॉर्डिंग्स करके पैगामात नहीं देती, पहली बात। दूसरी बात यह कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप इसे क्लॉज पढ़ लें कि जब तक कि अगर पीटीआई का कोई कैंडिडेट है तो ठीक है। अगर पीटीआई कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ है और ये अगर किसी को भी वोट नहीं दे रहे, तो उन पर डिफेक्शन क्लॉज लागू नहीं होती। दे विल नॉट डी सीट। ठीक हो गया। अच्छा मेमन साहब ये फरमा दीजिएगा, जरा पंजाब का रुख कर लेते हैं। तो पंजाब में सुन रहे हैं कि ऑल इज नॉट वेल विद इन द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और जो इस वक्त लीडिंग गवर्नमेंट है मुस्लिम लीग नवाज की पीडीएम में, वो कह रहे हैं कि ये मामला रिफ्ट पर तक आ गया है। ये स्पेशली जो जेकेटी की पार्टी अनाउंस हुई है जिसको बलीम खान साहब चेयर करेंगे, और इसमें और जो खटक साहब हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो गए हैं। तो ये बड़ा लग रहा है कि मेजॉरिटी वाइज वो सिंध जो पंजाब में है उसका वोट बैंक को मुतासर करेंगे। तो इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ नाला है, क्या ये दुरुस्त खबरें हैं? मैं नहीं समझता जी, हर एक को अपनी पॉलिटिक्स करने का इख्तियार है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तो मैं समझता हूँ अभी आइडियल टाइम चल रहा है कि लोग जो है वो पीपल्स पार्टी से रब्ता भी कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी में आ भी रहे हैं और आने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। आप देखिए इस वक्त कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें लोग आ रहे हैं? मतलब चले, ये तो जहांगीर खान तरीन साहब ने अपना एक ग्रुप बनाया है और वो पीटीआई से लोग आए हुए हैं, लेकिन बाकी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो पॉलिटिकल फोर्स है जिसको लोग इस वक्त पसंद कर रहे हैं, आ रहे हैं, वो तो पीपल्स पार्टी। आप देखें कि मुल्तान की इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती, मलीर की इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती। इस वक्त कश्मीर की इलेक्शन आप देखेंगे पीटीआई और पीपल्स पार्टी के वोट्स में कितना फर्क है, कहाँ पे 5,000 कहाँ पे 25,000। तो इस वक्त डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त फेवरेट जा रही है कि पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ना सिर्फ केपीके में बहुत बड़ी तादाद में शमूलियत जो है वो हो रही है। तो ये सारी चीजें पीपल्स पार्टी के फेवर में जा रही है। पीपल्स पार्टी तो किसी से नाला नहीं है। पीपल्स पार्टी चाहती है जी वक्त पे इलेक्शन हो ताकि हम जो है आगे कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। लास्टली ये बता दीजिएगा कि ये जो जेकेटी के साथ सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है, इस पार्टी के साथ इस्तेहकाम है पाकिस्तान जिसका नाम है, जरा ये फरमा दीजिएगा कि अगर सीट एडजस्टमेंट कर लेती है नून लीग तो फिर आपको क्या लगता है उनको वोट पड़ेगा? क्योंकि जो एंटी पीटीआई वोट है वो भी नहीं पड़ेगा और जो प्रो पीटीआई वोट है वो भी नहीं पड़ेगा। तो क्या नून लीग नुकसान करेगी अपना या फायदा कर रही है? ये मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में सरप्राइज देगी, लोगों को बेहतर नजर आएगा। और पीपल्स पार्टी की रवायत भी यही है कि इस वक्त भी आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में जिस तरह कंसिस्टेंसी के साथ सिंध में बजट पेश किया गया है और जो जिस हद तक हेल्थ में अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द बेस्ट इन पाकिस्तान, सिंध प्रोविंस स्पेशली कराची, इस तरीके से बाकी सेक्टर्स में भी जिस तरह काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, थर कोल से देख लें, विंड पावर, विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स देख लें, हर उस पर
और हेल्थ में तो मैं कह रहा हूँ कि इट्स ओपन चैलेंज और ओपन डिबेट, किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं हम लोग कि हम तो जो फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट सिंध गवर्नमेंट प्रोवाइड करे तो लोग उसको देख रहे हैं, डेफिनेटली वो चीज़ नजर भी आ रही है, लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी ऑन मेरिट भी मैं कहूँगा कि ठीक है, अगर कहीं पे कभी कोई कोताही या गलती हुई, लेकिन उनको ज़्यादा और बेहतर तरीके से आगे इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी, यानी कि जमात इस्लामी के अलावा भी आप पर धांधली का इल्जाम लगाने के लिए पार्टीज मौजूद हैं। ये पेश खेमा नजर आ रहा है, जमात इस्लामी का तो सिर्फ ट्रेलर है, आगे पार्टीज आप पर क्या इल्जाम लगाएंगी वो भी देखना बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका मेमन साहब, आपने ज्वाइन किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिलाल अजहरकियानी, स्पेशल असिस्टेंट है एनर्जी और इकोनॉमी के लिए प्राइम मिनिस्टर को। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल साहब। जरा ये फरमा दीजिएगा कि ये जो बजट है इसके हवाले से IMF का फंड भी मशरूत है, इसके साथ आपको पता है कि बात हो रही है कि डार साहब ने एक चैनल पे कहा है कि ये जियो पॉलिटिक्स हो रही है, जो IMF फंड नहीं दे रहा है। एक तरफ से IMF से वजीर आजम घंटा बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि आप कोई ज़बानी कोई हमें गारंटी कर दें कि आप हमें ये फंड जारी कर देंगे। तो एक्चुअली में मसला क्या है? IMF ने पैसे नहीं देने, जियो पॉलिटिक्स है, या आपने मुआहदे की इस वक्त पूरी खिलाफ वर्जी जो है वो ख़त्म नहीं की है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना साहिबा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी देखिए, IMF के प्रोग्राम के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने बजट डे पर, आपको याद होगा 9 जून को जब वज़ीर ख़जाना ने बजट पेश करना था तो उससे कबल कैबिनेट मीटिंग हुई थी और प्राइम मिनिस्टर ने उसमें बड़ा वाज़े एक मौक़िफ़ बताया था और फैक्ट्स शेयर किए थे IMF के हवाले से। जब उन्होंने कैबिनेट को एड्रेस किया था, जो कि ब्रॉडकास्ट की गई थी और पूरी आवाम ने उसको देखा, तो उसमें जो आपने बात की ना जी, उन्होंने शेयर किया था कि उनकी MD IMF के साथ काफ़ी तवील, तकरीबन 1 घंटे की फ़ोन पर बात हुई थी और उसमें वर्बली एक बात एग्री की गई थी कि चंद और इक़दाम जो वो चाह रहे थे, अगर हम वो फुलफ़िल कर लेंगे तो फिर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट उन्होंने कहा था कि हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी शेयर किया कि वो शराइत अब हम पूरी कर चुके हैं और हमने काफ़ी इस रिव्यू में, पिछले साल तो जून में हमने काफ़ी इकदाम उठाई थे प्रोग्राम रिज्यूम करने के लिए, मगर इस साल भी जनवरी ऑनवर्ड्स हमने गैस टैरिफ्स की रिवीजन, पावर टैरिफ्स की रिवीजन, कुछ हमने सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल ला के टैक्सेस में रिवीजन थी, उसके साथ साथ पॉलिसी रेट आपका बढ़ा, फिर हमने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की कुछ कमिटमेंट्स दिलवाई। तो हम ये समझते हैं हमने वो शराइत पूरी कर ली हैं टेक्निकल लेवल पे, जो कि रिक्वायर्ड थी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के लिए 9th रिव्यू की। अभी भी हुकूमत और IMF जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे इंगेज्ड हैं। ये इंगेजमेंट कभी फाइनेंस मिनिस्टर की सतह पे होती है, मगर अदर वर्किंग लेवल्स पे भी होती है, जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, हमारे स्पेशल असिस्टेंट्स टू प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कभी FPR, कभी स्टेट बैंक। तो उनसे एक डायलॉग जारी है और उनको इसी बात पे कायल कर रहे हैं कि जी देखिए, आपकी जो शराइतें वो पूरी हो गई हैं, तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अब हो जानी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल भी रिमार्क्स दिए थे, एक वो इवेंट पे गए हुए थे कि वी स्टिल एक्सपेक्ट एंड वी होप कि जून के एंड से पहले जी ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगी। जी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन डार साहब तो इल्जाम लगा रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स हो रही है और जाहिर है कि फिर आ जाता है जी चाइना के साथ, क्योंकि हमने ये सीपेक वाला मामला कर लिया इसलिए वो नाराज हैं, या वो रूस से तेल मंगा लिया तो इसलिए नाराज हैं। क्या वाकई डायलॉग अगर रोज की बुनियाद पर हो रहा है तो ये इसका एंड रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा है? मतलब व्हाट इज द डिले? उनकी तरफ से क्या डिले आता है? क्योंकि अब बजट भी उनके साथ शेयर कर लिया गया है, अब उनको मजीद क्या चाहिए? जी देखिए, वही उनको साथ एक डायलॉग चल रहा है कि आई थिंक वो शायद अभी भी समझते हैं कि शायद कोई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप की रिक्वायरमेंट रह गई है। मेरी ज़ाती राय में एंड आई थिंक हमारी इज्तमाही हुकूमत की राय में वो रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। ख़ास तौर पे अगर आप इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट का पहले तयन किया गया था, वो एक करंट अकाउंट डेफिसिट की प्रोजेक्शन को लेकर तयन किया गया था कि जितना आप डॉलर्स का खसारा करेंगे उसके हिसाब से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग आपको अरेंज करनी होगी। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कम हुआ है, मतलब कि तकरीबन 76%, 76% उसमें कमी आई है और उसकी वजह से हमने बेहतर परफॉर्म किया करंट अकाउंट की सतह पर, जितनी IMF की एक्सपेक्टेशन थी जून के एंड तक। तो उस चीज़ को भी अगर आप मद्देनज़र रखें तो हम समझते हैं कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। बहरहाल एक वी आर कमिटेड टू कंप्लीटिंग द IMF प्रोग्राम।
हम हमारे ऑब्वियसली हमारे फ़ायदे में है कि IMF का प्रोग्राम जल्द अज जल्द हो। हम में से कोई भी नहीं चाहता था कि इतना डिले हो। साथ ही साथ हम ये भी समझते हैं कि IMF के भी अपने मुफाद में यही है कि अगर उसने एक प्रोग्राम शुरू किया है तो इट डज़ नॉट रिफ्लेक्ट वेल ऑन देम आइदर। अगर वो प्रोग्राम किसी कोजेंट वजह के बगैर आगे वो ना चल रहा हो, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी ग्लोबली एट स्टेक होती है। तो इसलिए वी आर होपफुल कि वी विल बी एबल टू ये फाइनलाइज दिस और आपको इस मंथ से के एंड से पहले इंशाल्लाह 9th रिव्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी। सर ये तो अल्लाह पे आप छोड़ रहे हैं, लेकिन मामला ये है कि अगर तो IMF ने नहीं लोन दिया तो कह रहे हैं देयर इज अ प्लान बी। हम ऐसे हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठे हुए, देयर इज अ प्लान बी। लेकिन फिर बजट इतना ही अनरियल है, इतना इम्प्रैक्टिकल बजट है, ना कोई मजीद टैक्सेस लगे हैं, ना टैक्स नेट बढ़ाया है। आप लोगों ने कीमतें भी नहीं चेंज की है बहुत सारी जगह पे, आपने फंड्स भी दे दिए हैं, एलोकेट कर दिए हैं सूबों को, तमाम चीजें हो गई हैं। इट्स लुक्स लाइक अ वेरी 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 नाइस काइंड ऑफ बजट। लेकिन मतलब आप मुझे बता देंगे कि इज इट रियल? आई मीन ये तो 2 महीने का बजट हुकूमत ने अपने लिए दिया है, क्योंकि 2 महीने बाद वो चले जाएंगे, फिर बाकी जो होता है वो होता रहे। आज रियासत कुर्बान हुई है और सियासत नहीं कुर्बान हुई। नहीं देखिए, बिल्कुल अनरियल बजट नहीं है, बहुत ही रियलिस्टिक बजट है, हकायक पर मबनी है, ग्राउंड रियलिटीज़ पे मबनी है। एक एक प्रोजेक्शन, चाहे वो एक्सपेंडिचर की साइड पे हो, चाहे वो रेवेन्यूज़ की साइड पे हो, उसको सोच समझ के और रियलिस्टिक बुनियाद पे रखा गया है। और दूसरी बात ये कि ये एक ऐसा बजट है जिसको इलेक्शन ईयर को देख के नहीं रखा गया, इलेक्शन उसमें फैक्टर ही नहीं किया गया। इस बजट की बुनियादी जो बुनियाद थी इस बजट की, वो ये थी कि हमने मौजूदा हालात को देखते हुए जहाँ पे हम खड़े हुए, आइंदा पूरे माली साल के लिए इस मुल्क को किस तरह के बजट की ज़रूरत है, हमारी जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी सबको मद्देनज़र रखते हुए। और वो प्रायोरिटीज़ पिछले साल सवा साल से आप देखनी है कि हमारी हुकूमत संगीन तरीन हालात में उसको हमने हुकूमत संभाली, जब मुआशी हालात संगीन तरीन थे, और हम 3 चीज़ें उस वक्त से बैलेंस कर रहे हैं। पहले 2 थी, फिर 3 हो गई। हमने डिफ़ॉल्ट भी अवर्ट करना था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। अगर इमरान खान साहब पे होता तो पिछले साल जून तक मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया होता, वो उनकी ख्वाहिश भी थी और उन्होंने कोशिश भी पूरी की। उसके बाद हमने साथ साथ कमज़ोर जो तबकात थे उनको जिस हद तक इन मुश्किल हालात में प्रोटेक्शन दे सकते थे वो हमने चादर दे के वो भी दी, जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में स्टाइपेंड 25% बढ़ाना, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 400 अरब तक कर देना, फ्री आटा डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब कि जो भी हम। फिर उसके बाद आपने सैलाब मुतासरीन की भी मदद करनी थी, चूँकि सैलाब की जब आफत आई इन मुश्किल तरीन इकनॉमिक हालात में, तो वो भी हमने चैलेंज निपटा, जिसमें 100 अरब से ज़ायद सैलाब मुतासरीन पे खर्च किए गए। 30 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हमारी इकॉनमी का उसका हो चुका है। तो इस साल भी अब हम जो ये बजट है इसकी बुनियादी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो ये है कि जो हमारा मुआशी इस्तेहकाम का जो सफ़र है उसको भी हमने कंटिन्यू करना है, मगर साथ ही साथ हमने जो ग्रोथ है वो आहिस्ता आहिस्ता मीशत में इंजेक्ट करनी है। और उसका मतलब ये है कि हम ऐसे इंसेंटिव्स लाएँ जिससे कारोबार, ख़ास तौर पर जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनका पहिया फिर से चले। आपके जो की सेक्टर्स हैं जिन्होंने ग्रोथ आपको देनी है, एग्रीकल्चर, IT, इन सब को हम इंसेंटिवाइज करें, और साथ ही साथ उन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बुनियाद रखें जिसकी इस मुल्क को अशद ज़रूरत है। क्योंकि आइंदा हम कुछ ऐसे मसाइल हैं हमारी मईशत के जो हमें एड्रेस करने होंगे, और उसकी बुनियाद अभी रखी जा रही है। तो देखिए, हम ये समझते हैं कि इलेक्शंस हो भी जाएंगे तो उसके बाद हम कॉन्फिडेंट हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम हकायक जानती है, और हमें इंशाल्लाह कॉन्फिडेंट है कि हम ही वापस आके इसी बजट को लेकर चलेंगे। मगर बात यह है कि हम ये समझते हैं कि कोई भी हुकूमत हो, ये बजट आइंदा माली साल के लिए इस मुल्क के लिए वो बजट है जो इलेक्शंस के बाद भी इसी बजट को लेके जाया जा सकता है। इसका हरगिज़ भी इलेक्शन ईयर से ताल्लुक़ नहीं था। और इसमें आपने ये भी देखा है कि ग्रोथ इंजेक्ट करने के लिए हमने जो फेडरल हमारा बजट है, डेवलपमेंट बजट है, उसको तकरीबन 714 अरब रुपए इस साल खर्च हुए थे। अब हम कुल 1150 अरब मेरे ख्याल से कट किए जी शायद भाई। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। क्यानी साहब ये फरमा दीजिएगा आखिर में कि ये जो IMF का जो फंड है, डज इट फैक्टर है बनाया गया, क्या वो सोच के बनाया गया? क्योंकि मुझे एज अ कॉमन पर्सन, आई एम नॉट, इकोनॉमी इज नॉट माय बैकग्राउंड, लेकिन मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि जैसे अगर मेरे पास पैसे हैं ही नहीं तो मैं किसी दूसरे को क्या रिलीफ दूंगी और कैसे रिलीफ दूंगी? जब पैसे आएंगे तो दूंगी, अगर पैसे ही नहीं है तो फिर कैसे फैक्टर इन? क्या IMF का आप फंड को फैक्टर इन करके कह रहे हैं या उसके बगैर कह रहे हैं? जी सॉरी जी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन जी, क्योंकि बीच में ऑडियो आपके प्रोड्यूसर की बिना आउट हो गई। जस्ट जी, वेरी मैंने ब्रीफली कहा रिपीटेड जी जी, मैंने सिर्फ ये कहा
हाँ जी, मैंने कहा आईएमएफ का बजट जो है, आईएमएफ का जो फंड है, क्या इस बजट में वो फैक्टर इन होता है? बिकॉज मुझे एज अ कॉमन पर्सन ये समझ नहीं आ रही है कि अगर पैसे हैं ही नहीं तो ये इतने सारे दे कैसे रहे हैं हम? और तो पैसे क्या आने वाले हैं? क्या ये हमारे पास मौजूदा इस वक्त ये रकम मौजूद है, या हम आईएमएफ के बजट पर डिपेंड करके ये बजट बना रहे हैं? जी देखिए, आईएमएफ के साथ अभी हमारी डिस्कशन 9th रिव्यू की हद तक है, और हमने बजट की जहाँ तक डिस्कशन है उनके साथ हुई नहीं, बिकॉज हमारा और उनका सारा फोकस जो पिछला 9th रिव्यू था, जो पीछे की परफॉर्मेंस और शराइत पे मबनी था, उस डिस्कशन को क्लोज करना था। बजट की हद तक उनसे नंबर शेयर किए गए हैं, और जब 9th रिव्यू क्लोज होगा तो वो भी अंडर डिस्कशन आ सकते हैं, मगर उनके साथ शेयर ज़रूर किए गए हैं। और देखिए, दूसरी बात मैं आपको ज़रा ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमने ना जी इस बजट में चादर देख के ज़िम्मेदाराना तरीके से हमने रिलीफ भी फराम किया है। आपने देखा है कि 1 से 16 ग्रेड तक जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में हमने 35% इजाफा किया है। पेंशनर्स जो आपके हैं उनकी पेंशन में 17.5% इजाफा किया गया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो ऑलरेडी 400 अरब रुपए तक बढ़ा दिया गया था, उसको 450 अरब कर दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू जो आप खाने की अशिया में मैं यही तो पूछ रही हूँ कि ये रकम कहाँ से आ रही है जो मुंतकिल की जा रही है हर जगह पे, आप जो इंड्यूस कर रहे हैं, तो ये रकम है हमारे पास? नहीं, देखिए, आपके सामने एक बजट है जो कि एक आप कह लें कि 6.5% फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी की बुनियाद पे जब आप अपने रेवेन्यूज़ और खसारे देखें तो चादर देख के ही ये सारे फैसले किए गए हैं। हमने एक रेवेन्यू ग्रोथ भी वो रखी है, टैक्स ग्रोथ भी वो रखी है जो हम समझते हैं कि अचीवेबल है इन हालात में भी। हमने इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ का भी एक बड़ा मॉडेस्ट टारगेट रखा है। देखिए, 3.5% का टारगेट रखा है। ये इन हालात में रियलिस्टिक टारगेट है। हमने कोई 5, 6 या 7% का कोई टारगेट नहीं रखा जो हमें पता है इट वुड बी स्ट्रेच एट दिस स्टेज। हमने रियलिस्टिक टारगेट्स रखे हैं। इन्फ्लेशन का भी रेट देखें, हमने रियलिस्टिक रखा है। हम समझते हैं कि अभी से इन्फ्लेशन रेट कम होगा, मगर अगर आप देखें तो इन द लॉन्ग टर्म वो इतना कोई मतलब कि ऐसा इन्फ्लेशन रेट नहीं है जिस पे हम चाहेंगे कि इन्फ्लेशन रुक जाए, मगर हमने ऐसा इन्फ्लेशन रेट रखा है जो हम समझते हैं रियलिस्टिक है। तो इसलिए ये बजट जो है बिल्कुल रियलिस्टिक बुनियादों पर बनाया गया। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने पहले IMF की शराइत की बात की थी जी। देखिए, हमने पेट्रोल की कीमतों में 20 रुपए फी लीटर पिछले एक माह में कमी की है। डीजल की कीमत में 35 रुपए फी लीटर हमने कमी की है, मगर ये कीमतें कम करते हुए भी हमने ये इंश्योर किया कि IMF की कोई भी शर्त वायलेट ना हो। पेट्रोलियम लेवी के हवाले से, सेल्स टैक्स के हवाले से हम जो आवाम को रिलीफ फराम कर सकते थे, जो हमें ग्लोबल ऑयल प्राइसेस से मिला, अनलाइक इमरान खान साहब ने जिन्होंने सब्सिडी दे दी थी बगैर उसके। ठीक है, परफेक्ट, ओके, थैंक यू क्यानी साहब, आई गॉट दैट। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। यहाँ पर हम ये वक्फा लेने जा रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो जाहिर है JKT की पार्टी की बुनियाद रखी जा रही है। जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, साथ साथ आज 4-3 के फैसले पर एक तफसीली फैसला जारी हो गया है जिसको जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने लिखा है। उसमें कह रहे हैं कि 4-3 का तो कोई मामला ही नहीं है, 7 मेंबर बेंच तो कभी था ही नहीं। तो ये जो मैथ्स है ये बड़ी कंफ्यूजिंग हो गई है। आते हैं वक्फे के बाद बात करते हैं इसमें। एंड वेलकम बैक टू गूंज। आज एक और जो बात हुई है जो हैरत अंगेज तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि करारदाद मंजूर हुई है आज नेशनल असेंबली में इस हवाले से कि जो 9 मई के मामलात हैं वो मिलिट्री एक्ट के तहत ट्राई होंगे। अब ये आइनी कवर दिया गया है या आइन ने इसको इंडोर्स किया है, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन साथ साथ अब जाहिर है मेयर का मामला चल रहा है कराची में। इसके लिए हमें इस वक्त ज्वाइन करें उसामा रज़ी साहब, नायब अमीर हैं जमात इस्लामी से। बहुत शुक्रिया आपका रज़ी साहब। ये फरमा दीजिएगा कि अभी जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें 130 सीटें हैं, 130 वोट हैं जमात इस्लामी के पास, 163 हैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, और 184 का फिगर हासिल करना है। अब जिन पर तकिया था यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर पे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 30 मेंबर्स जो उनके 63 मेंबर्स में से अलहदा हो गए हैं, तो नंबर तो वाज़े तौर पर अब आपके खिलाफ है। लेकिन आप फिर भी बज़द हैं कि धांधली हो रही है, उनको रोका जा रहा है, इनको अरेस्ट किया जा रहा है। इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा हमारी निशानदेही कर दीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, मेरा ख़्याल है आपके पास अभी प्रॉपरली अपडेट आया नहीं है। जो PTI के मेंबरान हैं वो अपनी जगह खड़े हुए हैं, चेयरमैन हैं उनके, और उनके ऊपर इसमें कोई शुबा नहीं है कि बहुत दबाव है और बहुत ज़्यादा उन पर रियासती जो है क़ुव्वत के ज़रिए उनकी राय को बदलने की कोशिश की जा रही है। और इस प्रेशर के नतीजे में आज जो उन्होंने वारदात की है, और वो एक गैर जमहूरी वारदात है, अवाम दुश्मन वारदात है। यानी एक ऐसी वारदात है कि जो कभी भी किसी भी शाइस्ता, महज़्ज़ब और सेहतमंद जमहूरी जहन रखने वाले के नज़दीक काबिल कबूल हो नहीं सकती।
कि उन्होंने 2-3 अफराद को दबाव डाल के कैमरे के सामने लेकर आए और ऐलान कर दिया कि 20 लोगों ने जो है हिमायत का ऐलान कर दिया है। थोड़ी देर के बाद वो 20-30 में तब्दील हो गए। भाई कोई खुदा का खौफ करें, ये मुल्क है, यहाँ पे सियासत है, कोई जमहूरियत है, ये कोई पार्टी है, ये शहर है, ये क्या है? ये यहाँ पे आमरियत मुसल्लत है आपकी। ये पीपल्स पार्टी ने सिविल आमरियत इस शहर कराची के ऊपर मुसल्लत की हुई है। ये करप्टों का एक टोला है, पूरा सिंध इनके हवाले कर दिया गया है। और अल्लाह का शुक्र है उन लोगों के जिनके नाम इन्होंने अनाउंस किए, उन सब की तरफ से तरदीद आनी शुरू हो गई है कि हम जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हुए हैं। ये मुकदमे बनाकर, दबाव डालकर, और फिर देखिए उसके बाद इन्होंने दूसरी चीज़, पुरानी एक वीडियो पीटीआई सिंध के सदर की जारी कर दी कि जी उन्होंने तो कहा है कि अभी हमने फैसला नहीं किया। उनकी भी तरदीदी वीडियो आ गई है, वो भी मेरा ख्याल अभी आपके चैनल तक वो इत्तला नहीं पहुंची होगी। तो जो लोग हैं वहाँ खड़े हैं। लेकिन ये जो मीडिया के ज़रिए, मुझे अफसोस है कि इस चीज़ को कंडेम करने के बजाय कि जमहूरियत के नाम पे आप ये क्या नाटक रचा रहे हैं, ये कौन सा खेल खेल रहे हैं आप इस शहर में? आप इस मुल्क में जमहूरियत चलने देंगे या नहीं चलने देंगे? और पीटीआई और जेआई के वोट मिला के 193 हैं। पता नहीं वो इत्तला आप तक पहुंची नहीं अभी तक। 193 पे खड़े हुए हैं दोनों। इत्तेहाद का ऐलान हो चुका है। पीटीआई के चेयरमैन ने वाज़ेह तौर पे ट्वीट किया है। उसके बावजूद हम इस मुल्क के साथ कौन सा खिलवाड़ करना चाहते हैं? अवाम के साथ क्या करना चाहते हैं? सर ये जरा फरमा दीजिएगा, एक मिनट सर, मुझे जरा ये इंडोर्स करने दीजिए या दोबारा रिपीट कीजिएगा। आप कह रहे हैं कि वो वीडियो जबरदस्ती बनवाई गई है, 2-3 लोगों को, अफराद को ला के मीडिया पे जबरदस्ती, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जबरदस्ती हो रही थी, अब ये मीडिया पे जो टॉक दी है वो भी जबरदस्ती की गई है। मैं तो ये कह रहा हूं कि उनके तमाम चेयरमैन के ऊपर इस वक्त दबाव है। इस दबाव के नतीजे में झूठे मुकदमात की धमकियां देकर, उनके घरों पे छापे मारकर, उनको दौलत के जरिए लालच देकर, उनके रिश्तेदारों को दबाव में लेकर, ये इस तरह से अगर आप कहें कि हाँ उसने हमारी हिमायत का ऐलान कर दिया है, तो फिर इसमें आप क्या करेंगे? क्योंकि अगर ये 20 या 30 लोग हैं जो 20 से 30 हो गए मिनटों में, तो ये फरमा दीजिएगा कि वो अब आपके साथ हैं या वो एब्सेंट रहेंगे या वो खामोशी इख्तियार कर लेंगे? क्या करेंगे? उनके पास ऑप्शन क्या है? वो आपको आके वोट देंगे इन धमकियों के बावजूद, अगर आप कह रहे हैं धमकियां दी जा रही हैं तो? देखिए इस वक्त एक बहुत ही घिनौना काम ये हो रहा है कि गिरफ्तार करने के बजाय गायब किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो रिजर्व सीटों पे जो ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी उसमें 100% उनकी प्रेजेंस मौजूद थी। मैं समझता हूँ अभी भी उनकी पूरी प्रेजेंस होगी। सिर्फ ये चीज़ जो वो जमहूरियत को जो है डिमोलिश करते हुए नुमाइंदों पर, आवाम का नुमाइंदा जितना मोहतरम होना चाहिए वो इस मुल्क में उसको कोई मुकाम हासिल ही नहीं है। जमहूरियत है लेकिन मुंतखब नुमाइंदों को कोई इज़्ज़त, कोई एहतराम, कोई मुकाम हासिल ही नहीं है। तो वो उसको मिलना चाहिए, जो उसकी ड्यू रेस्पेक्ट है उसको। वहाँ पर कोर्ट ने भी उन्होंने ऐलान किया है कि जितने लोग हैं उनको वहाँ पर आप पेश करें। लेकिन ये जो गायब कर रहे हैं और उसको रिकॉर्ड पे नहीं ला रहे, इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके हो सकता है ये कोई कोशिश करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नंबर काफ़ी ज़्यादा हैं और हम अपना स्कोर जो है अचीव करेंगे इंशाल्लाह। सर जो 9 मई वाला वाक़या है, जो सानहा गुजरा है इस कौम पर, इस मुल्क पर, इस रियासत पर, लेकिन अब आप उनकी सपोर्ट में या उनकी पार्टी की सपोर्ट में आप मेयर बनेंगे, क्या आपको ये गवारा है कि जिन्होंने 9 मई वाली तनसीबात पर हमला किया, फौजी तनसीबात पर, रियासती अमलाक को नुकसान पहुँचाया, क्या आप उनके सहारे मेयर बनना ये ठीक होगा, दुरुस्त होगा मॉरली? मेरा ख्याल है सना आप लोडेड क्वेश्चन ज़्यादा कर रही हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन भी पूरी नहीं है। आप जिस जाविये से इस वक्त मसले को सामने लेकर आ रही हैं, मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है इसके ऊपर। मैं एक सियासी कारकुन के तौर पर इस पर बात करूंगा कि 9 मई या जो भी है उसका जो वाक़या है, ये इस वक्त कराची में इलेक्शन हो रहे हैं। पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, उसके मुंतखब चेयरमैन मौजूद हैं। आपने उनका हलफ लिया है, इस निज़ाम ने उनका हलफ लिया है, इस निज़ाम ने उनको नुमाइंदगी दी है। वो असेंबली के अंदर आए हैं, उनको रिज़र्व सीटें मिली हैं, आपने उनको रिज़र्व सीटें दी हैं। तो एक चीज़ अगर कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक मौजूद है, जमहूरी उसूलों के मुताबिक काम कर रही है, ऑपरेट कर रही है, ये निज़ाम उसको पूरी तरह से जो है ऑन कर रहा है, तो आप हमसे शिकायत कर रहे हैं कि हमने उनके साथ इत्तेहाद कर लिया। ये कैसा सवाल आप कर रही हैं?
सर मेरा सवाल करने का तो हक है, आप बिल्कुल जवाब ना देना चाहें तो आप ना दें, लेकिन मुझे सिर्फ ये आखिर में फरमा दीजिएगा सर कि ये जो मामला है, ये जो 9 मई वाला जो मामला है, मैं कह रहा हूं कि जी मैंने कहा इस पे पकड़, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मैं आपका जवाब दे रहा हूं जी रजी साहब, लेकिन मैं आपके सवाल, चले रजी साहब मेरे सवाल पे आपको एतराज है, चले आपको एतराज जायज है सर, ठीक है, आप सवाल पे एतराज नहीं है, मैं कह रहा हूं ये ठीक है सर, मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दीजिए ना, मुझे बता दीजिए जो 9 मई के तंसीबात पर हमला करने के हवाले से भी तो पकड़ धकड़ हो रही है, क्या उसमें और इसमें कोई ममासलत है या आप समझते हैं ये पीपल्स पार्टी खुद ही कर रही है? बिकॉज ये तो पूरे मुल्क में हो रहा है, लोग रूपोश हो रहे हैं, लोगों को इस तरह से जबरदस्ती गायब भी किया जा रहा है, ये तो क्योंकि हो भी रहा है रियासती तौर पर, तो आपको लग रहा है कि ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है? पर पीपल्स पार्टी के हवाले है और कराची में एंड वेलकम बैक। मैथमेटिक्स काफ़ी सिंपल है, अगर आप इस वक्त सिंध में देखें जो पोजीशंस हैं इस वक्त बड़ी मुस्तहकम नज़र आती है। इस वक्त अगर हम जमात इस्लामी के नैरेटिव को बाय करते हैं तो उनके पास 193 मौजूद हैं और वोट हासिल कर लेंगे और फिर मेयर बन जाएंगे जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। लेकिन शर्जील मेमन साहब कह रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, वो साथ नहीं देंगे, एब्सेंटीज़ हो जाएंगे तो 30 वोट उनको पड़ जाएंगे। उनके पास ऑलरेडी इस वक्त नून लीग के, TLP के और JUIFA के वोट भी उनको हासिल हैं। लेकिन मामला अगर सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स होता तो ठीक था, लेकिन यहाँ सियासत भी इन्वॉल्व है। जिस तरह से 4-3 का फैसला भी आज जो है उसका तफसीली फैसला जारी हो गया है, अब इस पर भी अभाम है कि वो 4-3 आया कि 7 मेंबर बेंच बना भी था कि नहीं बना था। अब ये जो सिंपल मैथमेटिक्स को कोलूड कर देते हैं हम विद सियासत, ये बड़ा माइंड बॉगलिंग होता है। तो वी लीव द रेस्ट टू यू। और सिंपल मैथमेटिक्स में आपको पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन सियासी मामलात में मैथमेटिक्स डज नॉट अप्लाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे, वी विल सी यू टुमारो।